तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो एक नया आईपीओ कैलिबर माइनिंग का आईपीओ। सो ये कंपनी क्या है, कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक इनका नाम है। तो ये कंपनी टोटल 450 करोड़ उठा रही है, जिसमें से मेनली पूरा फ्रेश इशू है लगभग 400 करोड़ का, और थोड़े जो कि 50 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल है। सो ये आईपीओ करती क्या है, क्या इसके फाइनेंशियल्स है, क्या एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, या क्या ओवर सब्सक्रिप्शन जा सकते हैं, तो वो सब हम थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। मतलब कंपनी का पहले काम समझना पड़ेगा ना, तभी कि कंपनी क्या ग्रोथ ला भी सकती है कि नहीं, या फिर अभी कौन से रन रेट पे चल रही है, वो सब चीज़ें जान लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का मेन काम क्या है कि जैसे जो भी कोल इंडिया हो गया है, जो भी है, जो माइंस ओन ओन करती है वो सारी कंपनियां, तो ये लोग उनके लिए जो डर्टी वर्क होता है, जैसे कोल का अंदर माइनिंग करना, मशीनें चलाना, वो सब काम करते हैं, और बाद में वो कोल को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये लोग मेनली इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग करते हैं, और लॉजिस्टिक कंपनी इनको आप मान सकते हो। तो इनका जब भी माइनिंग होती है तो वो माइनिंग के सरफेस पे अंदर जहाँ पे कोल एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे पहुँचने से पहले आपको ऊपर का अर्थ साफ करना पड़ेगा, मतलब एक्सकवेट करना पड़ेगा, मिट्टी हटानी पड़ेगी, वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये लोग वो करके देते हैं। उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, जब कोल निकलता है उसको रेल लोडिंग अनलोडिंग करके देते हैं। जैसे रेलवे से ही वो माइंस, मतलब माइन से वो अलग अलग जगह पे ट्रांसफर होता है ना कोल, तो वो लोडिंग अनलोडिंग का काम है। सो ये लोग मतलब ट्रांसफर सर्विस भी देते हैं, प्लस एक्सकेवेशन सर्विस भी देते हैं। और ये लोग कुछ हद तक, मतलब इन्होंने मेंशन नहीं है कितना परसेंट, लेकिन ये लोग कुछ परसेंट ऑफ कोल ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ये इनका मेनली बिजनेस है जो ये लोग करते हैं। सो अब ऐसा जान लेते हैं कि इनका जो भी अभी इनके पास कितने मशीन्स है, क्या इनकी कैपेसिटी है। तो अभी इनके पास लगभग 1473 के आसपास मशीन्स है, जिसमें से 400 ट्रिपर है, 96 एक्सकेवेटर्स है, और 447 लगभग ट्रेलर्स है। तो ये कंपनी के अभी जो एसेट्स के अंदर ये मशीनरी इन्वॉल्व है अभी। तो ये है ना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में बिलीव करती है कंपनी। तो इसके मेनली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कोल इंडिया के साथ है, जिसका आईपीओ हाल फिलहाल ही आया था। हाल फिलहाल मतलब थोड़ा समय इनके टोटल बिजनेस है। अगर आप इनके वेबसाइट पे जाके भी देखोगे, जैसे अभी मैंने इनकी वेबसाइट खोली है, ये इनकी वेबसाइट है, तो कैलिबर माइनिंग की। तो आप इनके वेबसाइट पे भी जाके देखोगे तो आप देख सकते हो, जैसे मशीनें हैं जो ये लोग ओन करते हैं, फिर ये लोग माइनिंग के लिए अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो ये सब इनका काम है। जैसे कोल माइनिंग करते हैं, उसके अलावा लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, रैक्स एंड आयरन और करते हैं, कोल मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब मैंने बोला ना कुछ हद तक ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उसके अंदर ये पार्ट आता है। तो इनका मेनली बिजनेस है। उसके अलावा हम इनका वो देख सकते हैं कि इनके क्लाइंट्स कौन हैं। तो अदानी, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, जी एस सी एल, एन सी एल, एन टी पी सी, ये सारे इनके क्लाइंट हैं। बाकी कंपनी ऐसे तो ऊपर ऊपर से सही दिख रही है। अब एक बार इनके डेट्स और आईपीओ रिलेटेड चीज़ें भी जान लेते हैं। तो कंपनी टोटल लगभग 540 करोड़ उठा रही है, जिसमें से 450 करोड़, सॉरी, कंपनी लगभग 450 करोड़ उठा रही है, इसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है। बाकी लगभग 50 करोड़ हो गया ऑफर फॉर सेल। तो ये बहुत ही ऐसा ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि कंपनी जितना ज़्यादा फ्रेश इशू उठाएगी, मतलब वो पैसा कंपनी के पास जाएगा, ना कि उसके पुराने शेयर होल्डर्स को एग्जिट देने के। तो ये इसको एज अ गुड साइन भी आप मान सकते हो। उसके अलावा आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो आईपीओ की डिटेल्स ऐसी है कि आईपीओ ओपन होगा 17 जुलाई को, फ्राइडे को। उसके अलावा आईपीओ क्लोज होगा 21, मतलब 3 दिन के बाद। सैटरडे संडे बीच में पड़ रहा है, तो उसको इंक्लूड करके तो 3 दिन के बाद होगा। उसके अलावा अलॉटमेंट आ जाएगा 22 जुलाई को, रिफंड हो जाएगा 23 जुलाई को, और बाद में लिस्टिंग हो जाएगा 24 जुलाई को, जो कि फ्राइडे है। सो अगले एक पूरे वीक में आईपीओ की क्लोजिंग से लेके लिस्टिंग तक का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अब आईपीओ का देख लेते हैं कि आईपीओ किस प्राइस पे आ रहा है, क्या आ रहा है। तो आईपीओ की प्राइस ब्रांड हो रहा है करीब 402 से 424। तो 424 रुपीज़ जो कि कट ऑफ प्राइस है, उस पर अपने को लिस्ट, अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उस पर अपने को लगाना है। उसके अलावा फेस वैल्यू 10 का है, मतलब स्टॉक अभी कभी स्प्लिट नहीं हुआ है, तो ये अच्छी बात है। उसका एक एक लॉट में लगभग 35 शेयर आएंगे। सो अब ये हो गया। अब उसका एन एस सी बी एस सी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। अब एक बार देख लेते हैं कि लॉट साइज़ कैसे है। तो लॉट साइज़ रिटेल के केस में है कि एक लॉट 35 शेयर का, जो कि 14,840 का है। रिटेल मैक्स में 13 लॉट लगा सकता है, जो कि 455 शेयर्स होगा, जो 1,92,920 के आसपास होगा। उसके अलावा ऐसे स्मॉल एच एन आई मिनिमम और मैक्सिमम का भी देख लेते हैं। तो स्मॉल एच एन आई मिनिमम में लगभग 2,07,000 का एप्लीकेशन होगा, और मैक्सिमम में 9,94,000 के आसपास का एप्लीकेशन होगा। बाकी बी एच एन आई के केस में 10,09,000 के आसपास का एप्लीकेशन होगा। सो अब एक बार देख लेते हैं कि रिटेल क्लियर ने कितना शेयर रखी है। तो रिटेल में 35% ऑफ द लॉट रिटेल को जाने वाला है। तो इसका अगर कोई भी कंपनी में 35%, जो कि मैक्सिमम लिमिट है, अगर वो रिटेल को देने के लिए बोल रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि सेबी के रूल के हिसाब से कि कंपनी लास्ट 3 साल में प्रॉफिटेबल तो होगी। ये ऐसा सोच सकते हो आप। उसके अलावा एक बार अब इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, क्या कर रही है। तो कंपनी का आप देखोगे कि एसेट्स जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुए हैं। सो 24 to 25 में तो थोड़े उतने तेज़ से नहीं हुए, लेकिन
25 to 26 में 1404 करोड़ से डायरेक्ट 2077 करोड़ हो गए एसेट। सो ये काफ़ी बड़ा जंप हो गया है। जैसे लगभग 24 to 25 में 9.8% से ग्रो हुआ था, लेकिन 25 से 26 में 47.9% हो गया, जो कि काफ़ी तेज़ ग्रो है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मार्जिन की बात करें कि मतलब कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना करती है। तो कंपनी का पैट देखा जाए तो कंपनी ना 24 में 95 करोड़ के आसपास पैट कर रही थी, उसके बाद 131 करोड़ हो गया, और उसके बाद 131 से 157 करोड़ हो गया। तो कंपनी का पैट भी ग्रो हो रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एसेट थोड़ा पैट स्लो ग्रो हो रहा है, लेकिन तभी भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है पैट में। बोला जाए तो लगभग 25-26 में कंपनी का पैट 20% से ग्रो हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ माना जाएगा। उसके अलावा कंपनी की बोरोइंग्स देख लेते हैं। तो बोरोइंग्स जो है ना इस कंपनी में, वो एक मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा, क्योंकि कंपनी की बोरोइंग्स देखोगे आप तो यहाँ से 717 से थोड़ा रिड्यूस हुआ था, मतलब 9% के आसपास रिड्यूस हुआ था, 649 तक आ गया था। लेकिन उसका जो लास्ट ईयर है 26 में, मतलब दिस फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुआ है, जो कि हुआ है 1057, मतलब लगभग 60% से 60-70% से पैड ग्रो बोरोइंग ग्रो हुआ है। तो ये बहुत ऐसा रेड फ्लैग कंसिडर कर सकते हो कि एसेट्स तो ग्रो हो रहे हैं, उसके सामने इनकी बोरोइंग भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स थे। सो मैं फाइनेंशियल्स को बोलना चाहूँगा था, अभी मिक्स फाइनेंशियल है, काफ़ी अच्छा भी नहीं है कि बुरा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक फाइनेंशियल्स है कंपनी के। और उसके अलावा ये फाइनेंशियल, अब उनके की इंडिकेटर्स देख लेते हैं। तो कंपनी का आर लगभग 16% है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को देखा जाए तो ठीक ठीक है, आर बुरा नहीं है। उसके अलावा कंपनी का पैट मार्जिन जो हमने ऊपर देखा था 9% के आसपास है। ईबिट्टा मार्जिन लगभग 25% के आसपास है। तो देखा जाए तो ईबिट्टा ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा कर रही है, मतलब 25-26% ईबिट्टा कर रही है, लेकिन पैट पे आते आते डायरेक्ट सिर्फ 9% का है। तो उसका पैसा समझ सकते हो सकता है कंपनी इतना कर रही है, लेकिन कंपनी का बहुत सारा पैसा जो है वो उनके बोरविंग को रीपे करने में जा रहा है। सो अब इनका वो दूसरे मेजर्स देख लेते हैं। तो पीई कंपनी का 15 का है, जो कि पोस्ट आईपीओ लगभग 17.55 हो जाएगा। सो पीई ऐसे देखा है तो ठीक लग रहा है, लेकिन हमको इसको इनके पीयर से कंपेयर करके भी देखना पड़ेगा कि पीई सही में बराबर है कि नहीं है। अभी तक का सब्सक्रिप्शन देखा है तो 1.72 टाइम्स हुआ है, जो कि ठीक है। बाकी एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कभी भी आप कोई आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो मैं तो क्या सोचता हूँ कि मैं हमेशा लास्ट दिन पे अप्लाई करता हूँ, क्योंकि लास्ट दिन पे मुझे क्यू का सब्सक्रिप्शन 2-3 बजे के बाद देखना होता है। तो क्यू सब्सक्रिप्शन अगर कोई भी आईपीओ में समझ लो 50-100 टाइम्स गया है, तो आप ऐसा समझते हो क्यू तो बहुत ही उसमें रिलाय कर सकते हो कि कंपनी वालों जो क्यू होती है वो स्मार्ट बनी होती है। तो हमेशा काफ़ी अच्छा आईपीओ में ही वो लोग अप्लाई करते हैं, तो आप उनको एज अ रेफरेंस ले सकते हो कि अगर वो लोग अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा ही होगा। बट ये भी एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, क्योंकि आजकल क्यू में मोस्टली म्यूचुअल फंड्स आते हैं, और बहुत में म्यूचुअल फंड्स की पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो ये भी एक कंसिडर करने की चीज़ है। तो अब हमने सभी कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, सब कुछ देख लिया। अब एक बार इनके, अब हमेशा आप किसी भी कंपनी को रीड करें तो कंपनी का हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर तो होता ही है। तो रिस्क फैक्टर समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि कंपनी अपना रिस्क फैक्टर है ना खुद ही अपने DRHP जो फाइल करती है कंपनी उसके अंदर मेंशन करती है। आप DRHP के लिए क्या कर सकते हो कि बस कंपनी का नाम, जैसे अभी अपने केस में कैलिबर माइनिंग लिख के और उसके आगे DRHP लिख दो, तो आप सेबी की वेबसाइट पे आ जाओ और यहाँ आपको DRHP मिल जाएगा। तो DRHP यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और उसका देखते हैं DRHP में क्या डिटेल्स मेंशन की है कंपनी है। अब DRHP की बात करें तो हम इसके रिस्क फैक्टर्स पे चले जाते हैं। कंपनी ने यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स देखे हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कंपनी रिस्क फैक्टर की में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रही है। तो रिस्क फैक्टर कुछ ऐसा है कि कंपनी बोल रही है कि हमारा कस्टमर कंसंट्रेशन बहुत हाई है। इसका मतलब क्या है कि इनके कुछ कस्टमर पे ही काफ़ी ज़्यादा रिलायबिलिटी है इनकी। जैसे मैंने बोला था कोल इंडिया, फिर ऐसे तो इनके मोस्टली एक ही दो कस्टमर्स जो ऐसे जो इनके मेनली बिजनेस के पार्ट है। ये एक इनका है। फिर कोल सेक्टर की डिपेंडेंसी होती है। जैसे कोल सेक्टर जो होता है ना अपने किसी भी कंट्री की एनर्जी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कंपनी हमें कौन सी साइड जाना चाहिए, रिन्यूएबल साइड जाना चाहती है या विंड साइड जाना चाहती है, कुछ भी। या तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मतलब कंपनी या गवर्नमेंट कौन सी साइड पॉलिसीज़ देख रही है। उसके अलावा इक्विपमेंट्स की जो इक्विपमेंट अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे वो है। मतलब ये बहुत एसेट हैवी बिजनेस है कि आपको हमेशा कुछ करने से पहले आपको मशीनरीज और जो भी एक्सकेवेटर्स लगेंगे वो सब आपको लाने पड़ेंगे, तभी आपका बिजनेस है। मतलब इक्विपमेंट हैवी है, तो अगर इक्विपमेंट में ब्रेक डाउन हो गया या इक्विपमेंट्स कुछ इक्विपमेंट आपके मेंटेनेंस में चले गए, तो उस टाइम पे आपके प्रॉफिट में वो इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि आपका काम थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। उसके अलावा रेगुलेटरी और एनवायरनमेंट कंसर्न्स है। जैसे बहुत बार होता है कि कोई जगह पे आप ऑपरेट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट मिल गया, फिर आप जा रहे हो लेकिन उधर कुछ स्ट्राइक हो गए, कुछ हो गए, क्योंकि एनवायरनमेंट लोग मतलब एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है, या फिर कुछ उधर का एनवायरनमेंट रूल्स है जो आपने सही से नहीं देखा, गवर्नमेंट के साथ जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए वो सही से क्लियर नहीं हुए, तो वो सभी एक पॉइंट है।
उसके बाद इनपुट कॉस्ट वॉलेटिलिटी, मतलब इसमें आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कंपनी बोल रही है कि हमारा जो मेनली कॉस्ट आता है वो डीजल फ्यूल के आता है, जो कि अभी के केस में जैसे आप देखोगे कि ईरान इसराइल वॉर में, मतलब ईरान अमेरिका वॉर में डीजल पेट्रोल के प्राइस ज़्यादा ही बढ़ गए थे। इन केस में इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो डीजल है, तो इस केस में इनको बहुत ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है इनके मार्जिन पे, जो कि आप इस साल के इनके पैट मार्जिन पे भी देख सकते हो। बाकी कंपनी एक चीज़ बोल रही है कि कंपनी जो पैसा उठा रही है तो उसमें से वो 208 करोड़ के आसपास वो प्री पेमेंट के करने के काम आएगा। सो ये एक अच्छी चीज़ है। सो अब बात कर लेते हैं कि कंपनी कंपनी अपना पेयर्स भी मेंशन करती है, तो इंडस्ट्री पी और ये सब। तो आप देखा जाए तो इन्होंने नेम दो कंपनियां मेंशन की है, एक है सिंधु ट्रेड लिंक लिमिटेड और एक है पावर मैक प्रोजेक्ट्स। तो सिंधु ट्रेड का पी अभी चल रहा है 59 के आसपास और पावर मैक का चल रहा है 15.53। तो इंडस्ट्री एवरेज इनके हिसाब से 33 का है। और ये हमने कहाँ से बोला ये किस पी पे आ रहे हैं, तो ये लोग लगवा रहा है 17। तो इंडस्ट्री से तो सही है, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर पावर मैक के तो पावर मैक के क्लोज आ रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री एवरेज से ये लोग अभी भी मतलब 30-40% डिस्काउंट पे आ रहे हैं। तो उसके इसमें ये एक अच्छी बात है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड होकर नहीं आ रही है, थोड़ा डिस्काउंट पे आ रही है, तो अपने इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा लिस्टिंग गेन का चांस छोड़ेगी। सो अब बात कर लेते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन का क्या लगता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन एज एस का पैसा पूरा रिलीज़ हो जाएगा। पूरा पैसा लोगों ने जो जो एस में लगाया वो पैसा रिलीज़ हो गया होगा, तो वो पैसा अब इसमें जा सकता है और इसके साथ कोई और आईपीओ का क्लैश भी नहीं हो रहा। तो इसलिए इस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन तो हो सकता है, तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 30x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। अब बात करते हैं लिस्टिंग गेन की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ऐसे बहुत ही स्ट्रांग नहीं है और ये बिजनेस जो है ये थोड़ा सिक्लिकल भी है, कि बारिश आ गया, अनइवन रेन हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो ये इसमें इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसी वजह से मेरे को थोड़ा कॉशियस हो गया, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि लगभग 10 to 15% ऑफ लिस्टिंग गेन होगा। तो मैं किसी को ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपने फुल पावर पे अप्लाई करें, ठीक है एक दो लॉट अप्लाई कर सकते हो। सो ये थे पूरे कैलिबर माइनिंग आईपीओ के पूरे रिव्यूज़। बाकी ऐसे ही सच रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी कमेंट्स में अपने थॉट बताइए, और आपको कोई और ऐसा लगता हो कि ये आईपीओ पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए।